नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है एलसीएम और एचसीएफ से। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जब हमें कोई भी संख्याएं दी जाती हैं तब उनका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उनका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्तक लसअप और एचसीएफ का मतलब महत्तम समापवर्तक यानी कि मसअप। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारे सामने सवाल है वो क्या है, 12, 15, 24 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए जो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ये क्लास 10 में जो प्रश्नावली संख्या पहली है उसका कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो परीक्षा में हर बार आता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड के एग्जाम में ये ऐसा सवाल हर बार 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12, 15, 24 का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इस अभाज्य गुणनखंड विधि में देखिए एक छुपा हुआ नाम है, क्या है, अभाज्य गुणनखंड, यानी कि आपको प्राइम फैक्टर्स। तो सबसे पहले आपको इनके क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं जिनका हमें एलसीएम और एचसीएफ पूछा है, इनका पूछा है। तो यहाँ पर हम बारी बारी से देखिए 12 लिखेंगे और 12 के हमें यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड ऐसे करेंगे, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। सबसे पहले हम किसका भाग लगाएंगे, 2 का। तो देखिए 2 का भाग जब 12 में देंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग वापस जा रहा है तो 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अब देंगे 3 का भाग। तो देखिए 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 12 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 2 × 2 × 3 है। ठीक है, इसी प्रकार आप 15 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 15 और फिर आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 का भाग देना है। अब 2 का भाग 15 में जाएगा नहीं तो 2 के बाद 3 बढ़िए, 3 का भाग इसमें जाएगा। 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, आपका 5 बार। ठीक है, अब आपको लगाना है वापस 5 का भाग, क्योंकि 5 एक खुद अभाज्य संख्या है तो 5 में 5 का ही भाग जाता है। तो 5 में 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 15 के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, 3 × 5 है। ठीक है, इसी प्रकार आपको 24 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 24 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 का भाग 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, आपका 12 बार। ठीक है, फिर 2 का भाग वापस जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब देंगे आप 3 का भाग, तो 3 का भाग 3 में कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो संख्याएं दी है उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो आपको इस प्रकार उनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 12 के हमने कर दिए, 15 के भी कर दिए और 24 के भी कर दिए। यही है 12, 15, 24। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, एक साथ आपको सबके नाम लिखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, नहीं अभाज्य गुणनखंड, हमें अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो यही नाम लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बारी बारी से हम ये सारे अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो लिखेंगे 12 बराबर, अब 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 × 2 × 3 आया है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर देखिए क्या है, 2 × 2 फिर × 3 आया है। तो देखिए जो ये गुणा में है इनको आपको घातों के रूप में लिखना है। 2 × 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, नहीं ये आधार हो जाएगा, ये घात हो जाएगा। घात 2 है आधार के ऊपर, इसका मतलब आधार को 2 बार गुणा करना है, इसलिए 2 × 2। तो 2 × 2 को हमने क्या लिख दिया, 2 की घात 2। तो यहाँ पर जो अभाज्य गुणनखंड विधि में जब भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं और जो अभाज्य गुणनखंड आते हैं उनको आपको घातों के रूप में लिखना है, ना कि आपको 2 × 2 के रूप में लिखना है। तो 2 × 2 को मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 2 और गुणा में आपको देखिए क्या है, 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3। ठीक है, अब आपको 15 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 15 बराबर, 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 3 × 5 तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और गुणा में क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है तो लिखेंगे 24 बराबर। अब देखिए 24 में क्या है, 2 × 2 × 2 यानी कि 2 है वो आपस में 3 बार गुणा है। तो जब 2 ऐसे मान लीजिए 3 बार गुणा हो जाएगा, 2 × 2 और गुणा 2 में, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 की घात 3 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, नहीं 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना है। इस प्रकार आप इसको लिखेंगे, 2 3 बार गुणा है तो मतलब 2 की घात 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 की घात 3 और गुणा में देखिए क्या है, आपका 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक है, साथ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन अभाज्य गुणनखंडों को देखकर हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। अब कैसे निकालते हैं तो देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये मैं सब मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे जो अभाज्य गुणनखंड है वो हमने निकाल दिए घातों के रूप में, 12, 15, 24 के। 12 के अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 × 3, 15 के आए 3 × 5 और 24 के आए 2 की घात 3 × 3 आए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एलसीएम लिखेंगे और एलसीएम किन किन का निकाल रहे हैं, 12, 15 और 24 का एलसीएम निकाल रहे हैं। तो ऐसे लिखने के बाद ऐसे बराबर लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए लिखने का तरीका देखिए, एलसीएम 12, 15, 24 का निकाल रहे हैं तो बराबर फिर आपको निकालना है। अब देखिए
एलसीएम में के लिए आपको क्या करना है, ये जो गुणनखंड है इनकी तरफ देखना है। एलसीएम में क्या करेंगे, ये जो देख रहे हैं आपको गुणनखंड, ये 2 3 घात मत देखिए, वो तो घात है, हमें यहाँ पर गुणनखंड देखने हैं। 2 है, 3 है, 5 है और 3 है, मतलब ये 2 3 और 5 है, ये 3 ही इस पूरे इन सभी के गुणनखंड देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इनमें जो गुणनखंड है वो क्या है, 2 3 5 ही है, मतलब ये 3 जने ही है। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनमें सभी गुणनखंड को लेना है। सभी गुणनखंड का मतलब सभी को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 5 को भी लेना है। अगर और कोई गुणनखंड 7 आता तो 7 को भी लेते, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके दिमाग में आ रहा है कि ये 3 और ये 3, ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, ये अलग है थोड़ा ना, ये 3 है, 3 है, संख्या में संख्यात्मक मान तो इनका बराबर ही है नहीं। तो मतलब यहाँ पर टोटल कितने गुणनखंड है, 3 जने हैं। तो आपको तीनों को इधर लेना है, और तीनों को किस प्रकार लेना है, उनकी अधिकतम घात के साथ, मतलब कि उनकी जहां पर हाईएस्ट पावर है उसको लेंगे। जैसा यहाँ पर देखिए ये जो 2 है, तो यहाँ पर ये 2 की यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। जबकि इसको देखिए यहाँ पर 2, ये भी 2 है, 2 2 सेम है। इसकी पावर यहाँ पर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो ज्यादा पावर क्या है, ज्यादा घात किधर है, इधर है। तो हमें ये लेना है, ठीक है, ना कि हमें ये लेना है। हम क्या लेंगे, ये लेंगे, यानी कि अधिकतम घात वाला सभी गुणनखंड को लेना है अधिकतम घात के साथ। तो यहाँ पर 2 को लेंगे, उसकी अधिकतम घात यानी कि 2 की घात 3 के साथ, ठीक है। फिर करेंगे गुणा, उसके बाद क्या है, 3 है। तो यहाँ पर देखिए ये रहा 3, ये रहा 3, ये रहा 3। अब इन तीनों में ये 1 3, ये रहा और ये रहा, 3 जगह है 3। तो इन तीनों में से कौन सा 3 आएगा, जिसकी घात अधिकतम है। तो यहाँ पर देखिए 1 1 1, तो यहाँ पर सबके ऊपर घात कितनी है, 1 ही है। तो आप इनमें से सभी के ऊपर घात बराबर है, तो इनमें से आप कोई सा भी 3 यहाँ पे ले सकते हैं, या कोई सा भी गुणनखंड ले सकते हैं इनमें से। तो क्या लिखेंगे, 3 आएगा, सबकी घात बराबर है तो कोई भी ले लीजिए, यहाँ पर 3 आ जाएगा, गुणा। अब आपको क्या करना है, अगला गुणनखंड लेना है, ठीक है। अगला गुणनखंड क्या है, 5 है। अब ये अकेला ही है तो ये खुद आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 की घात 1 है और वैसे ही अकेला ही है, ये तो खुद आ जाएगा। अगर यहाँ पर 5 की घात 2 होता तो इसकी बजाय क्या आ जाता, 5 की घात 2 आता, ठीक है। एलसीएम में आपको क्या करना है, सभी गुणनखंड को लेना है और उनकी अधिकतम घात के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 की घात 2 थी, यहाँ पर 2 की घात 3 थी। तो अधिकतम घात कहाँ है, यहाँ पर है, तो ये लेंगे, ना कि हमें ये लेना है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की सभी में बराबर था, तो इसलिए हमने 3 की घात 1 ले लिया, यानी कि 3 ले लिया, और 5 अकेला ही था तो 5 भी ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। तो देखिए इनको गुणा कर देते हैं। 2 की घात 3 का मतलब कितना होता है, 8 गुणा 3 गुणा 5 कितना होता है, 15, ठीक है। अब आपको 15 8 कितना हो जाएगा, आपका 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 12 15 और 24, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा। तो इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, ठीक है। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। तो लिखेंगे एचसीएफ, और किस किस का निकाल रहे हैं, 12 15 और 24 का, ठीक है, बराबर। अब आपको एचसीएफ निकालना था। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। एलसीएम में यहाँ पर लिख देता हूँ, सभी गुणनखंड को लेना, ठीक है नहीं। जो आप अभाज्य गुणनखंड करते हैं नहीं, इनमें से आपको घातों के रूप में लिखना है, याद रखिएगा। इन अभाज्य गुणनखंड को आपको घातों के रूप में लिखना है। और एलसीएम में क्या करेंगे, सभी गुणनखंड को लेना है, ठीक है ना। ये मैं लिख देता हूं आपके लिए, सभी गुणनखंडों को लेना है, ठीक है, लेना है। और कैसे लेना है, अधिकतम घात के साथ, ये याद रखना, ठीक है नहीं, अधिकतम घात, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। अब देखिए एचसीएफ में क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेते हैं, यानी कि जो कॉमन है, जो इन तीनों में, ये 1 2 ये 3 है नहीं, आप देख सकते हैं 12 15 24 की अभाज्य गुणनखंड है। इन अभाज्य गुणनखंडों में से जो कॉमन है, कॉमन का मतलब इन तीनों में है, इन 3 का पूछा है ना मैं एचसीएफ, तो इन तीनों में जो उभयनिष्ठ है उसको लेना है, ठीक है। उभयनिष्ठ लेना है, उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन है, ठीक है नहीं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एचसीएफ के लिए, आपकी जानकारी के लिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है, ठीक है नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है और उसकी न्यूनतम घात के साथ, ये बात याद रखना। एलसीएम में क्या करते हैं, अधिकतम घात के साथ सभी को लेते हैं और उनकी अधिकतम घात के साथ। जबकि एचसीएफ में क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेंगे उसकी न्यूनतम घात के साथ। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है, इनमें कॉमन का मतलब सभी में जो आ रहा है गुणनखंड वो लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 के देखें तो 2 यहाँ पर है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 2 तो यहाँ पर उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है। 2 के बाद यहाँ पर क्या है, 3 है, तो देखिए 3 इधर है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, देख सकते हैं आप, ये रहा, फिर ये रहा, फिर यहां से देखिए ये रहा। तो ये देखिए यहाँ पर तीनों में है, तो यहाँ पर तीनों में 3 है, और 3 की न्यूनतम घात कितनी है यहाँ पर, तो देखिए 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1। तो यहाँ पर 3 की न्यूनतम घात और अधिकतम घात दोनों ही बराबर है, तो यही आ जाएगा न्यूनतम घात, यानी कि 3 की घात 1 यानी कि 3 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अगला क्या है, 5 है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ नहीं हुआ, तो ये आपको लेना ही नहीं है।
तो कहने का मतलब है यहाँ पर जो उभयनिष्ठ आया वो क्या आया है, 3 आया है, और यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर मान लीजिए कोई और गुणनखंड उभयनिष्ठ आता तो उसकी न्यूनतम घात लेते और उसको यहाँ पर क्या कर देते, इसके गुणा में लगा देते, ठीक है नहीं। मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 2, अगर मान लीजिए ऐसा मानने के लिए, अगर मान लीजिए ये 15 ना होकर कोई दूसरी संख्या हो गई और यहाँ पर 2 की घात क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया, 2 इसमें भी आ गया। तो आप क्या लेंगे, 2 को यहाँ पर लिखेंगे गुणा के रूप में 2 और उसकी न्यूनतम घात, इस गुणनखंड की 2 की न्यूनतम घात कहां है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 2 है, तो मतलब आपको उस समय ये लेना पड़ेगा, यानी कि 2 की घात 2 रखना है और ऐसे गुणा करवाना है, ठीक है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, तो मैं यहां पर इसको मिटा देता हूं, ठीक है नहीं। आप समझ गए कैसे करना है। एचसीएफ में आपको उभयनिष्ठ गुणनखंड को लेना है और न्यूनतम घात के साथ, ठीक है नहीं, सबसे कम घात वाला उभयनिष्ठ गुणनखंड लेना है, ठीक है। और एलसीएम में आपको क्या करना है, सभी गुणनखंड को लेना है उनकी अधिकतम घात के साथ, ठीक है नहीं। इस प्रकार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो ये जो आया है 3, ये क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं 12, 15, 24 का क्या हो जाएगा, ये एचसीएफ हो जाएगा। और ये जो 120 आया है ये इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो ऐसे आपको अभाज्य गुणनखंड करने हैं, सबसे पहले घातों के रूप में लिखना है उनको और फिर आपको ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस प्रकार अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी गई संख्याओं को एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। यदि आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए, ठीक है नहीं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और हंसते रहिए। बंद कर दो, एक बात।